हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स की इस क्लास में। आज अपना लेक्चर नंबर 7 है। अपना लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक था गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म, चुंबक के लिए गाउस का नियम। और उससे पहले अपन ने अलग अलग तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, चुंबकीय पदार्थों के बारे में बात की थी। उसी पॉइंट को आज आगे डिस्कस करेंगे। चुंबकीय शैथिल्य वक्र, BH वक्र, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस जो वर्ड है ये लिया गया हिस्ट्री से, यानी उस मैग्नेटिक सब्सटेंस की हिस्ट्री के बारे में अपने को पता चलता है, या मैं यूं कह सकता हूं इस वक्र की सहायता से चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। अपन बात करें इस टॉपिक को शुरू करने से पहले 3 टर्म्स की, जो अब तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। 3 टर्म्स मैंने आपको बताया था। H एक जैसे बार बार एक जैसे टर्म्स अपन बोलते भी हैं इनको। चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता। H ये बताते हैं चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। I चुंबकन तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। B चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअल में है क्या कि किसी भी पदार्थ को चुंबकित करना है, मैग्नेटाइज्ड करना है, तो मैंने आपको बताया उस पदार्थ को कहां रखेंगे, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। और जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, उसको अपन डिनोट करते हैं H से, चुंबकन क्षेत्र से, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। वो पदार्थ कितना चुंबकित हुआ, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसको अपन बताते हैं चुंबकन तीव्रता से, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी से, दैट इज I। और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है H और I का, इसको अपन कहते हैं चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। अपन बात करें किसी भी पदार्थ को चुंबकित करना है, तो उस पदार्थ को चुंबकित करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस पदार्थ के चारों तरफ एक कुचालक तार अनेक फेरों में लपेट देंगे। Means for magnetization of a substances we bound a insulated wire in different number of turns on that substance. After that उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करेगी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, जिसको अपन किससे लिखेंगे, H से लिखेंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अपन किससे लिखेंगे, H से। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, H बढ़ेगी। H बढ़ने के साथ साथ वो पदार्थ जब चुंबकित होने लगेगा, सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइजेशन, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, I बढ़ेगा। H बढ़ाने पर I बढ़ेगा, I बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, B बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। फिर बता रहा हूं, पहला स्टेप क्या कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेंगे, विद्युत धारा बढ़ाने पर किसका मान बढ़ता है, H बढ़ता है। और H बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, चुंबकीय प्रेरण बढ़ेगा। किस वक्र के अनुसार बढ़ेगा, वक्र OAP के अनुसार बढ़ता है। ये हमें स्टेप में लिखना है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है कि किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उसके चारों तरफ लपेटे गए तार में विद्युत धारा बढ़ाने पर H का मान बढ़ता है, H बढ़ने पर चुंबकीय प्रेरण का मान भी बढ़ता है, पदार्थ धीरे धीरे चुंबकित होने लगता है। B के मान में H के साथ ये जो परिवर्तन है वो किस वक्र से प्रदर्शित करते हैं, वक्र OAP से प्रदर्शित करते हैं। H के एक निश्चित मान के पश्चात, क्योंकि H बढ़ाने पर B बढ़ा, B बढ़ने का मतलब है वो पदार्थ क्या होने लगा, चुंबकित होने लगा, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण बढ़ने लगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो पदार्थ पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। तो इसका मतलब उसमें और ज्यादा चुंबकत्व बढ़ाया नहीं जा सकता। वही बात मैं बता रहा हूं कि H के एक निश्चित मान पर B का मान मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद में उसमें B का मान नहीं बढ़ेगा। H कितना भी बढ़ा दो B नहीं बढ़ेगा। यानी मैं यूं कहूंगा कि वो कौन सी अवस्था में आ गया, संतृप्त अवस्था में आ गया। इसी को अपन क्या कहते हैं, संतृप्त चुंबकन। संतृप्त चुंबकन, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है।
मैं इसको इंग्लिश में बात कर रहा हूं कि बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल विच इज बाउंड अबाउट द सब्सटेंस H is increases, and by increasing the H, magnetic induction B is increases according to which curve? Curve OAP. At a particular point P, where B should be maximum, that means that substance should be behave as a fully magnet. Then at that point, after that point, by increasing the H, there is no effect on the value of B, that is named as saturation magnetization. इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? संतृप्त चुंबकन, जहां H बढ़ाने पर B का मान बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. सेकंड पॉइंट, अब वो पदार्थ पूर्ण रूप से चुंबक बन गया, उसको मुझे क्या करना है? विचुंबकित करना है, डीमैग्नेटाइज्ड करना है. तो मैं क्या करूंगा? धारा के मान को धीरे धीरे कम करूंगा. For demagnetization of that substances, we decrease the electric current. और इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करेंगे, धारा को कम करेंगे. H का मान क्या होगा? कम. H कम होगा तो I भी क्या होगा? कम. I कम होगा तो B की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम. ये वैल्यू कैसे चेंज होगी? यानी B का जो मान है H के साथ किस वक्र के अनुसार परिवर्तित होता है? वक्र PQ के अनुसार परिवर्तित होता है. यानी मान लो ये कोई भी एक सब्सटेंस की रोड थी, ये पहले फुल्ली मैग्नेट हो गई. कौन से पॉइंट पर? पॉइंट P पर. अब ये धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज्ड करनी है, तो H का मान कम होने पर B का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. बट एट द पॉइंट Q, पॉइंट Q कौन सी एक्सिस पर है? Y एक्सिस पर है. तो यहां पर X एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 0. डेट मीन्स इस पॉइंट Q पर H की वैल्यू तो 0 हो गई है, यानी H को धीरे धीरे कम करते करते H तो 0 हो गया. बट ये देखें वैल्यू OQ, B की वैल्यू 0 नहीं हुई, यानी जो पदार्थ है वो पूर्ण रूप से विचुंबकित नहीं हुआ. एट द पॉइंट Q वेयर H इज इक्वल टू 0 बट B इज नॉट इक्वल टू 0. डेट मीन्स उस पदार्थ में चुंबक तो कुछ शेष रह गया, जिसको अपन कह देते हैं अवशेष चुंबक तो कह देते हैं. क्या कह देते हैं? अवशेष चुंबक तो कह देते हैं. इंग्लिश टर्म है इसके लिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म. और इस प्रॉपर्टी को, चुंबक तो शेष रहने का ये गुण क्या कहलाता है? धारणशीलता यानी रिटेंटिविटी. यहां पर ये टर्म तो थी संतृप्त चुंबकन. इस अवस्था को अपन कह देते हैं OQ को अपन कह देते हैं से अवशेष चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म. और इस प्रॉपर्टी को अपन कहेंगे से रिटेंटिविटी यानी धारणशीलता. थर्ड पॉइंट, अब पदार्थ विचुंबकित अभी भी नहीं हुआ, हमें इसको क्या करना है? विचुंबकित करना है, डीमैग्नेटाइज्ड करना है. डीमैग्नेटाइज्ड का मतलब B की वैल्यू 0 करनी है, तो विपरीत दिशा में H का मान क्या होगा? बढ़ेगा. ये देखें O से R तक H का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. पॉइंट R पर, जो कि किस एक्सिस पर है? X एक्सिस पर है, B की वैल्यू क्या हो गई है? 0. मीन्स फॉर H इज इक्वल टू OR, H के इस मान के लिए B की वैल्यू कितनी हो गई है? 0. यानी पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो गया है? विचुंबकित हो गया है. H का यह मान जहां पर पदार्थ पूर्ण रूप से विचुंबकित हो जाता है, that value of H for which the substance gets fully demagnetized, that value should be named as coercitivity. यानी इस मान को अपन कहते हैं निग्राहिता. वैल्यू कहलाएगी कोर्सिटिविटी. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. क्या? BH वक्र में किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उसके चारों तरफ लपेटी गई कुंडली में अपन जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे H बढ़ेगा. H बढ़ने पर चुंबकीय प्रेरण B का मान भी बढ़ेगा. B के मान में H के साथ यह परिवर्तन वक्र OAP के अनुसार प्रदर्शित करते हैं, जहां बिंदु P पर H बढ़ाने पर भी B का मान बढ़ना बंद हो जाता है, पदार्थ पूर्ण रूप से चुंबकित हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? संतृप्त चुंबकन. सेकंड पॉइंट,
अब पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए धीरे धीरे H का मान क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे B का मान भी कम हो जाता है। बट इस परिवर्तन को वक्र PQ के अनुसार प्रदर्शित करें तो पॉइंट Q पर, जहां H 0 होने पर भी B का मान 0 नहीं होता, जहां उसमें चुंबकीय गुण शेष रह जाते हैं, जिसे अवशेष चुंबक तो कहते हैं, और शेष रहने का यह गुण क्या कहलाता है, धारणशीलता। नंबर 3, पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए विपरीत दिशा में H का मान बढ़ाते हैं। H के एक निश्चित मान OR के लिए बिंदु R पर पदार्थ पूर्ण रूप से विचुंबकित हो जाता है, यानी B का मान 0 हो जाता है। H का वह मान जहां पर पदार्थ पूर्ण रूप से विचुंबकित हो जाता है क्या कहलाता है, निग्राहिता। फॉर मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस when current is increases in the wire which is bound on the substance, then by increasing the current H is increases, due to which magnetic induction is increases, which is presented by the curve OAP, in which at the point P the magnetic induction B does not increases after the point P by increasing the H, that is its saturation position, and named as saturation magnetization. Number 2, for demagnetization of that substance by decreasing the electric current, H is decreases, due to which magnetic induction B is decreases according to curve PQ. For the point Q where H is equal to 0 but B does not 0, that means there are some magnetic properties remains in that substance, that is named as residual magnetism, and this property is named as retentivity. Number 3, for fully demagnetization of that substance by increasing the H in opposite direction, then at the point R substance get fully demagnetized. That means for H is equal to OR, B is equal to 0. This property is named as coercitivity. 3 पॉइंट ये आपको लिखने हैं, तीनों डेफिनेशन अलग अलग पूछी जा सकती है, और कर पूछ लिया जाए तो तीनों पॉइंट लिखने हैं। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, सेम थिंग सिमिलर, इसी प्रकार से विपरीत दिशा में H बढ़ाने पर B का मान और घटाने पर B का मान वक्र RS, ST, TU, UP के अनुसार परिवर्तित होता है। Similarly, by changing the value of H in opposite direction, B is changes according to curve RS, ST, TU, UP. This closed cycle of changes of B with H, B का H के साथ जो परिवर्तन है वो इस बंद वक्र P, Q, R, S, T, U के द्वारा बताया गया है, जो कि किसको प्रदर्शित करता है, पदार्थ के चुंबकन विचुंबकन को किसको प्रेजेंट करता है, टू द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। दिस वक्र, दिस कर्व शुड बी नेम्ड एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व, यानी इस वक्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र। ये 4 पॉइंट आपको मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट, यदि अपन बात करें इसी वक्र के लिए कि इस वक्र में अपन देखें प्रत्येक बिंदु पर फॉर द ईच पॉइंट जो B है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो H से पीछे है। B की वैल्यू H से पीछे है, पहले H बढ़ा रहे हैं तो B बढ़ रहा है, H घटा रहे हैं तो B घट रहा है, यानी B हमेशा H से पीछे है। एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व B इज लैग बिहाइंड बाय द H, यानी शिथिल है, लूज है, इसीलिए इस वक्र का नाम दिया गया है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। कि इस वक्र में प्रत्येक बिंदु पर B का मान H से पीछे है, B इज लैग बिहाइंड बाय द H, ड्यू टू दिस रीजन दिस कर्व इज नेम्ड एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व। यानी डेफिनेशन क्या हुई, BH वक्र क्या है कि चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन और विचुंबकन के लिए चुंबकीय प्रेरण B का H के साथ जो परिवर्तन आरेख जिस बंद वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उस बंद वक्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय शैथिल्य वक्र। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व प्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ B विद H बाय ए क्लोज लूप, दैट इज नेम्ड एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व। पहली बात, यदि कर्व के बारे में पूछा जाए
तो ये मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, और बी लैग बिहाइंड बाय द एच, बी एच के पीछे ये बताया, ये आपको लिख देना है। अब इसी में अपन बात करते हैं ऊर्जा हानि की। एक छोटा सा पॉइंट है एनर्जी लॉस। क्वेश्चन ये उठता है कि पदार्थ का जब अपन ने चुंबकन किया था, सब्सटेंस को जब अपन ने मैग्नेटाइज किया था, तो जो बी का एच के साथ वेरिएशन हो रहा था, बी का जो एच के साथ वेरिएशन हो रहा था, वो कौन से वक्र के अकॉर्डिंग हो रहा था? वक्र ओ ए पी के अनुसार हो रहा था। एच बढ़ा रहे थे, बी बढ़ रहा था, कौन से कर्व के अकॉर्डिंग? ओ ए पी के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूं कि अब एच को कम कर रहे हैं तो बी का मान भी क्या होगा? कम होगा। कौन से वक्र के अनुसार होना चाहिए? कौन से कर्व के अकॉर्डिंग होना चाहिए? पी ए ओ के अनुसार होना चाहिए, बट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? पी क्यू के अनुसार। पॉइंट क्यू पर ही एच की वैल्यू 0 हो गई, पॉइंट क्यू पर ही एच की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। डेट मीन्स यहां कुछ ना कुछ ऊर्जा हास हुआ। तो वो जो ऊर्जा हास है, वो जो एनर्जी लॉस है, वो प्रेजेंट किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है से Q इज इक्वल टू वी ए एन। वी वॉल्यूम यानी पदार्थ का आयतन, वैन याद रखना आपको, सिंपल सा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ए इस लूप का एरिया यानी लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल इंटू एन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी प्रति सेकंड जो ऊर्जा हानि होगी बीएच वक्र में, प्रति सेकंड जो ऊर्जा हानि होगी वो कैसे दी जाएगी? पदार्थ का आयतन, लूप का क्षेत्रफल इंटू आवृत्ति, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, एरिया ऑफ द लूप इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज इन द जूल। केवल सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, वी एन की वैल्यू दी होती है और क्यू पूछ लिया जाता है इन कैलोरी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, से इन द जूल। Q इज इक्वल टू वी ए एन अपॉन जे। जे यांत्रिक तुल्यांक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4.2। अपन एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है 4.18, कैलकुलेशन इजी के लिए 4.2 लेते हैं जूल पर कैलोरी, तो ये जो Q की वैल्यू आ जाएगी डेट इज इन द कैलोरी। ये प्रति सेकंड ऊर्जा हानि। ये आपका बीएच कर्व, बीएच कर्व में ऊर्जा हानि, बीएच कर्व को चुंबकीय शैथिल्य वक्र क्यों कहते हैं? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चुंबकीय शैथिल्य वक्र का महत्व लिखिए। कई सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, वन लाइन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यदि बीएच कर्व का महत्व पूछा जाए, इंपॉर्टेंस पूछी जाए, तो सबको कोलैप्स कर दो, मिला दो। अलग अलग पूछा जाए, किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना, इसी से रिलेटेड है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र से रिलेटेड है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र का महत्व। इससे रिलेटेड कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वन लाइन क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कंबाइंड भी पूछा जा सकता है। कंबाइंड पूछा जाए तो सब कुछ लिख दो इसमें, अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला पॉइंट है कठोर चुंबकीय पदार्थ, हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। कुछ भी नहीं है, वे चुंबकीय पदार्थ जिनकी धारणशीलता उच्च हो, जिनकी निग्राहिता का मान उच्च हो, उच्च चुंबकीय पारगम्यता हो, उच्च क्यूरी ताप हो, और जिनके लिए जो बीएच वक्र है, जो चुंबकीय शैथिल्य वक्र है, वो अधिक क्षेत्रफल का हो, जिसके लिए लूप अधिक चौड़ाई का हो, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? कठोर चुंबकीय पदार्थ। दोज मैग्नेटिक सब्सटेंसेज विच हैव हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिटिविटी, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, हाई क्यूरी टेम्परेचर and having large hysteresis loss means broad loop, BH loop जो है वो broad होना चाहिए। That type of substances should be named as hard magnetic substances. For example, steel, aluminium, nickel, cobalt यानी एल्निको मिश्र धातु। ये एग्जाम्पल है किसका? कठोर चुंबकीय पदार्थ का। यूज में कहां लिया जाता है? जैसे इलेक्ट्रिक मीटर में, लाउड स्पीकर बनाने में हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज में लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट में मैं आ जाता हूं, कोमल चुंबकीय पदार्थ, सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज व्हिच हैव लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिटिविटी, स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस, यानी जिनके लिए धारणशीलता का मान अल्प हो, निग्राहिता अल्प हो, जिनके लिए जो शैथिल्य हास है वो भी बहुत अल्प हो, यानी
नैरो होगा, कम चौड़ाई का होगा, BH लूप जो है वो कम चौड़ाई का होगा, तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? कोमल चुंबकीय पदार्थ। उदाहरण के लिए कच्चा लोहा यानी सॉफ्ट आयरन, स्टेलोर ये मिश्र धातु होता है, अलॉय होता है, और इनको उपयोग में लिया जाता है जैसे विद्युत चुंबक बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ट्रांसफार्मर की कोर में और मोटर में, जनरेटर में, वहां किसको उपयोग में लिया जाता है? कोमल चुंबकीय पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या स्थायी चुंबक बनाने में कच्चे लोहे की तुलना में स्टील अधिक उपयोगी है? क्यों? वाई? स्टील इज यूज्ड इन कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। आपको एक ही बात लिखना है, यूजफुल कौन है, उपयोगी कौन है? स्टील उपयोगी है, तो स्टील कौन सा है? हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक ही बात लिख दो। बिकॉज इट हैव हाई रिटेंटिविटी, इसमें उच्च धारणशीलता होती है, उच्च निग्राहिता होती है, उच्च चुंबकीय पारगम्यता होती है, उच्च क्यूरी ताप होता है, और जो सथिल्य हास है उसका मान भी ज्यादा होता है, इसलिए इसको उपयोग में लिया जाता है किसकी तुलना में? कच्चे लोहे की तुलना में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा विद्युत चुंबक बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने में जो है सॉफ्ट आयरन को यूज में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ये प्रॉपर्टी लिख दो। क्यों? इसके लिए अल्प धारणशीलता, अल्प निग्राहिता, और जो सथिल्य हास है इसका मान क्या होता है? बहुत ही अल्प होता है, इसलिए ये अधिक उपयोगी है। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए उसको इस तरीके से, यानी इन प्रॉपर्टी के आधार पर अपन किसी भी सब्सटेंस को अपन क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ भी आपको, कच्चे लोहे और स्टील, कच्चे लोहे और स्टील के लिए, कच्चे लोहे और स्टील को BH वक्र की तुलना कीजिए, तो आपको ये बनाना है, कच्चा लोहा और ये स्टील का है, यानी ये नैरो है, कम चौड़ाई का है, और ये क्या है? अधिक चौड़ाई का है। दिख रहा है इस डायग्राम से, कंपेयर करके डायग्राम से बताना है कि कच्चे लोहे की जो धारणशीलता है, ये धारणशीलता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, रिटेंटिविटी है, ये हायर है किसके कंपेयर में? स्टील के कंपेयर में। स्टील की निग्राहिता यानी जो कोर्सिटिविटी है स्टील की, वो ज्यादा है किसके तुलना में? कच्चे लोहे की तुलना में। और BH वक्र का क्षेत्रफल किसका? स्टील का ज्यादा है किसकी तुलना में? कच्चे लोहे की तुलना में। यानी एक तरीके से मैं यूं कह सकता हूं, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, यानी रटने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इसमें टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे भूचुंबक। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भूचुंबक, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म। भू नाम से क्लियर है, पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी के द्वारा चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंटेड बाय द अर्थ इज नेम्ड एज अर्थ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले अपन डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी, क्या? पृथ्वी के द्वारा चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करना, चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? भूचुंबकत्व। सेकंड बात आपसे पूछी जा सकती है, इसका प्रमाण दीजिए, इसका प्रूफ दीजिए कि पृथ्वी एक चुंबक है। दो तीन छोटे छोटे अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, दंड चुंबक में मैंने आपको बताया था कि दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटका दें तो वो एक निश्चित दिशा, कौन सी दिशा? उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। When a bar magnet is suspended freely, then always indicate to a particular direction, that is north south direction. ये कोई जादू थोड़ी है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी जी। इसका रीजन है, रीजन क्या है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो बहुत बड़ा चुंबक है। इस तरह से ये अर्थ शो किया गया है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, ये इसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल भौगोलिक उत्तर, ये भौगोलिक दक्षिण। जैसे ही अपन इस बार मैग्नेट को, दंड चुंबक को, चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, इसका ये नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ, इसका ये साउथ पोल अर्थ के साउथ की तरफ। ये तभी पॉसिबल है कि जब यहां कोई चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हो, ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर की तरफ कोई चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो, ये साउथ को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी चुंबकीय सुई या दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित होना, इस बात को बताता है कि उस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ, या मैं यूं कह सकता हूं पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की तरफ, उसका कौन सा ध्रुव होता है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की तरफ उसका कौन सा ध्रुव होता है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। ये पहला प्रूफ है।
Say when a bar magnet is suspended freely, then it always indicate north-south direction. It is possible only and only in the condition when the south magnetic pole of Earth is lying near to its north geographical pole and its north magnetic pole is lying near to south geographical pole. Second, कि यदि अपन पृथ्वी में गहरा गड्ढा करके एक साधारण लोहे की छड़ को गाड़ दें, when a iron rod should be burying in the earth surface, then after some time, कुछ समय पश्चात वो साधारण लोहे की छड़ चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करती है. क्यों प्रदर्शित करती है? क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा चुंबक है, वो उसमें क्या करेगी? चुंबकीय गुण प्रेरित करेगी, इंडक्ट करेगी, इंड्यूस्ड करेगी. तीसरी बात, इस चुंबकीय सुई को घुमाने पर दो जगह ये चुंबकीय सुई इसके ऊर्ध्वाधर कंडीशन में आ जाती है, वर्टिकल कंडीशन में आ जाती है, और जहां वर्टिकल कंडीशन में आती है वो इसके कहलाते हैं ध्रुव, पोल्स, और दो जगह क्षैतिज दिशा में आ जाती है. उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है? इसकी एक्सिस यानी अक्ष. तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि ये बताते हैं क्या कि पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है, अर्थ जो है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है. इसको इस डायग्राम से देख रहे हैं, ये चुंबकीय सुई है, इसका जो नॉर्थ पोल है, चुंबक का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वो एग्जैक्टली नॉर्थ ज्योग्राफिकल की तरफ नहीं होता, इससे लगभग कितने डिग्री के एंगल पे होता है? 11.3 डिग्री पे होता है. ध्यान रखना है, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं बाहर निकलती हुई साउथ पोल में अंदर जाती हुई, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई साउथ पोल में अंदर जाती हुई. ये किसको बताता है? अर्थ मैग्नेटिज्म को बताता है, भू चुंबकत्व को बताता है. अब तीसरी बात आती है, बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि भू चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण बताओ, कि क्या कारण है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है. अपन इससे पहले वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं. चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किससे होता है? इलेक्ट्रिक करंट से, विद्युत धारा से उत्पन्न होता है. और विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है. एलसी सर का मत आपसे पूछा जा सकता है बाय नेम, ध्यान रखना है. पहला रीजन वो क्या कहता है कि जो पृथ्वी की सतह है, भूगर्भ है, अर्थ सरफेस है, इनसाइड अर्थ सरफेस, जो मेटल्स है वो पिघली हुई अवस्था में रहती है, द्रव धातुएं लिक्विड फॉर्म में रहती है. और द्रव धातुएं जब पिघली हुई फॉर्म में रहेंगी तो जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो धातुओं में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन. कन्वेक्शन के कारण, संवहन के कारण वो वहां पर क्या उत्पन्न करेंगी? विद्युत धाराएं उत्पन्न करेगी, इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट करेंगी, जो कि किसको उत्पन्न करती है? मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है. दूसरा रीजन, एटमॉस्फेयर की अपन बात करें, वायुमंडल की अपन बात करें, उसमें एक परत होती है आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर्स, जहां पर जो गैसें हैं वो आयनीकृत हो जाती है, उनका आयोनाइजेशन हो जाता है, आयंस बन जाते हैं. और अर्थ जैसे जैसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, वो आयंस भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे. और रोटेट करते हुए, गति करते हुए आयन क्या उत्पन्न करते हैं? मुक्त धारा उत्पन्न करते हैं. और वो विद्युत धारा, वो इलेक्ट्रिक करंट किसको जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है. वही मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है. अर्थ का मैग्नेटिज्म कहते हैं जिसको अपन. तो ये 3 छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं. अब एक रटने का क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई मैंने कहा अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ एक मैग्नेट है, पृथ्वी एक चुंबक है, तो चुंबक के कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव, एक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, एक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव. इफ अर्थ शुड बी behave as a magnet, then there are 2 magnetic poles lying on it, north pole and south pole. The position of north magnetic pole and south magnetic pole of the earth should be fixed. इनकी वैल्यू, इनका लॉन्गिट्यूड, इनका लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर आपको याद रखना पड़ेगा. याद क्या रखना पड़ेगा? पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये स्थित है उत्तरी कनाडा में. कितने? 79.74 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर यानी अक्षांश पर, और 71.8 डिग्री वेस्ट पश्चिम यानी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड बता रहा है. इसका याद रखना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट, इसका जो मैग्नेटिक साउथ पोल है अर्थ का, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, 79.74 डिग्री साउथ में है, ये अक्षांश है, ये इसका लैटिट्यूड है. 108.22 डिग्री ईस्ट में है, ये इसका देशांतर है. कहां लाई कर रहा है? अंटार्कटिका में. पहली बात, अर्थ यदि मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहां है? उत्तरी कनाडा में है.
अक्षांश देशांतर लिखे हुए हैं। और इसका चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव मैग्नेटिक अपन बात करते हैं साउथ पोल, वो कहाँ है? अंटार्कटिका में है। तो ये डाटा आज आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात अपन करती हैं, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली इस टॉपिक में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है भू चुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। पृथ्वी के चुंबकीय गुणों के बारे में, परिमाण के बारे में, डायरेक्शन के बारे में हमें जिन अवयवों से पता चलता है उनको क्या कहते हैं? भू चुंबकत्व के अवयव। About the earth magnetic field, their magnitude, their direction, we get the information by that elements. Those elements are named as earth magnetism elements. ये 3 तरह के हैं। नंबर फर्स्ट दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। नंबर सेकंड नमन या नति कोण, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और थर्ड है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले अपन बात करते हैं दिक्पात के कोण की, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की। इस चैप्टर के शुरू में चुंबकीय याम्योत्तर आपको बताया था। चुंबकीय याम्योत्तर क्या बताया था? कि चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल क्या था? चुंबकीय याम्योत्तर। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या था? मैग्नेटिक पोल्स को जो मैग्नेटिक एक्सिस ज्वाइन कर रही थी, उस ज्वाइनिंग लाइन से पास आउट होने वाला वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। यह है चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल। इसको मैं कहूंगा से चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक ऐसे ही भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाला जो तल हो जाएगा, जो ज्योग्राफिकल पोल्स को मिलाने वाला प्लेन हो जाएगा, डेट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी भौगोलिक याम्योत्तर। इसको नाम दे दूंगा A1 A2। ये है भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। पृथ्वी के किसी स्थान पर एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण है, इस कोण को अपन क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इस कोण का यूज क्या है? किसी भी स्थान के इस कोण को मेजर करके, माप करके, जो ग्लोब आता है, जो वर्ल्ड ग्लोब आता है, उस पर इसको इंडिकेट किया जाता है, उसकी पोजीशन को इंडिकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। दिक्पात कोण को नापकर अपन क्या कर सकते हैं? उस स्थान की स्थिति को नक्शे पर, संसार के नक्शे पर अपन क्या करते हैं? इंगित करते हैं। सेकंड, नमन या नति कोण, एंगल ऑफ डिप। यदि पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर की मैं बात करूं, इफ वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मेरिडियन, अपन यहां पर एक चुंबकीय सुई को फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो चुंबकीय सुई किसको बताएगी? पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी को बता रही है ये। इसकी क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन बात करें, ये एंगल कितना बना रही है? फाई। तो पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज दिशा के साथ जो बनाया गया कोण है, इसको अपन क्या कहते हैं? नमन या नति कोण। ध्रुवों के लिए इसका मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और चुंबकीय निरक्ष के लिए इसका कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन या नति कोण का मान, ध्रुवों पर नमन या नति कोण का मान होता है कितना? 90 डिग्री। When a magnetic needle freely suspended in the magnetic meridian, it indicates to the direction of resultant magnetic field of Earth. Then this resultant magnetic field of Earth makes an angle with its horizontal direction that is named as angle of dip or angle of inclination. थर्ड बात अपन करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड।
ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षैतिज घटक से BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिस साइड के साथ में एंगल बनता है वो कंपोनेंट होता है कोस, यानी B कोस फाई, और ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक VV दैट इज इक्वल टू B साइन फाई। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उसकी क्षैतिज दिशा में जो मान है उसको अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। The value of resultant magnetic field of Earth in its horizontal direction is defined by the horizontal component of Earth magnetic field। यदि मैं इसको लिखूं BH की वैल्यू है horizontal component को लिखूं तो ये आ जाएगा B cos 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में लिखूं तो ये आ जाएगा B sin 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ओरिजेंटल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक, वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक। अब 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो, 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो, ये आ जाएगा BH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 होगा कितना 1, तो ये आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। B से B कैंसिल, साइन अपॉन कोस कितना आएगा tan फाई, दैट इज इक्वल टू VV अपॉन VH, यानी इससे फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, नमन या नति कोण कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई आ जाएगा कितना tan इनवर्स VV अपॉन VH। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उस स्थान पर नमन या नति कोण बताइए जहां पर उसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक क्या हो, बराबर हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ शुड बी सेम। VV और VH सेम होगा तो tan फाई कितना हो जाएगा 1, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, बट बहुत ध्यान से, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में एक टॉपिक आपका छुड़वाया था। मैंने आपको कहा था बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट टू सोलेनोइड, क्योंकि वहां बार मैग्नेट मैंने बताया ही नहीं था। छोटा सा 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। क्या है कि अपन बात करें दंड चुंबक और परिनालिका के व्यवहार की, बिहेवियर, कंपैरिजन ऑफ बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट टू सोलेनोइड, जिसमें डिफरेंस भी देने होते हैं, समानता भी देनी होती है, सिमिलरिटीज भी देनी होती है, असमानता अनसिमिलरिटी भी देनी होती है, से दंड चुंबक व धारावाही परिनालिका के व्यवहार की तुलना। पहला पॉइंट अपन बात करते हैं समानता की। दंड चुंबक बार मैग्नेट पे कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वो भी यही बात कह रहा है। क्या कह रहा है, आपको दो पॉइंट लिखने हैं कि जिस तरीके से अपन बात कर रहे हैं यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, ये बार मैग्नेट है, वैसे ये कहता है कोई भी एक धारावाही परिनालिका है, धारावाही सोलेनोइड कह सकते हैं, करंट कैरिंग सोलेनोइड, इस तरह से। तो ये कहता है जैसे सोलेनोइड में करंट फ्लो होगी तो इसके 2 सिरे हैं, 2 एंड्स हैं, उसमें से एक एंड, एक ध्रुव नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा ध्रुव किसकी तरह, साउथ पोल की तरह, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। यानी इस धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो एक निश्चित दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। यानी एक पोल इसका नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा पोल इसका कौन सा होगा, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। किस तरह से, जिस तरह से बार मैग्नेट में होते हैं। कौन सा नॉर्थ पोल, कौन सा साउथ पोल, मैं पहले ही बता चुका हूं। 2 ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने, क्या, एन बना दें और एस बना दें। ये एन मैंने आपको बताया हुआ है, यानी इस तरीके से, ये एस यानी इस तरीके से। यदि परिनालिका के जिस सिरे को देखने पर
उस तरफ से उसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिखाई देती है तो वो एन सिरा होगा, नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। और जिधर से देखने पर धारा क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो, वो सिरा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। दूसरा पॉइंट, दो परिनालिकाओं के दो सिरों को यदि पास में लेके आए, धारावाही परिनालिकाओं को, करंट कैरिंग सोलेनोइड के दो एंड्स को एक दूसरे के पास में लेके आए, तो यदि दूसरे को पास में लेके आते हैं, दोनों पोल्स सेम एक दूसरे के पास में आते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत पोल एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक उसी तरीके से किसी किसी जैसे दंड चुंबक करता है, बार मैग्नेट करता है। अब बात करते हैं असमानता की। पहली असमानता, एसिमेट्री, क्या है कि धारावाही परिनालिका के लिए जो बल रेखाएं अपन ड्रॉ करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो समांतर होती हैं, लगभग समांतर होती है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करती है, पैरेलल होती हैं। जबकि बार मैग्नेट के अंदर जो बल रेखाएं होती है वो किस फॉर्म में होती है, कर्वेचर फॉर्म में होती है, वक्राकार रूप में होती है। ये बात आपको बता देनी है। दूसरी बात, धारावाही परिनालिका के बाहर, ऑन द आउटसाइड, अप्रोक्सीमेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। बट बार मैग्नेट के लिए, दंड चुंबक के लिए बाहर अलग अलग बिंदुओं पर मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसका अलग अलग बिंदुओं पर मान और दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। ये दो तो इसमें असमानताएं हैं, दो आपको समानताएं हैं। ये छोटा सा पॉइंट मैंने पहले वाले चैप्टर में छोड़ा था क्योंकि वहां पर मैंने आपको बार मैग्नेट नहीं बताया था। तो बच्चों, ये आपकी 2 यूनिट इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो रही है। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 आपके लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे इवनिंग में 5 से 7 व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं वापस पीछे जा रहा हूं। कौन सी यूनिट पे, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अपन आपका लेसन नंबर है 5 और 6, उसको कवर करेंगे और फिर आगे चलेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।